Good morning, everyone. Let's start. Second chapter of civics, that is constitutional design. Right? This is the overview of the chapter. We noted in the previous chapter that in a democracy, the rulers are not free to do what they like. हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो उन फ्री नहीं होते हैं कि वो जो कुछ मर्जी करें जो वो चाहते हैं. लिमिटेशंस होती हैं उनके ऊपर. दे आर आंसरेबल टू द पीपल. सो देयर आर सर्टन बेसिक रूल्स. बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. हमने ये क्लास 8 में भी किया था ना. As the supreme law of the country, the constitution determines. क्या क्या डिटरमाइन करता है हमारा संविधान कि वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का, और सुप्रीम लॉ होने के नाते जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइन करता है द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. कैसे काम करना चाहिए एक सरकार को. ठीक है. In this chapter, we ask some basic questions. कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं वो? About the constitutional design of a democracy. What are these questions? These are: why do we need a constitution? Second, how are constitutions drawn up? Third, who designs them and in what way? Fourth, what are the values that shape the constitutions in democratic states? And last, once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्रॉ किया जाता है? कौन है वो लोग जो इन्हें ड्रॉ करते हैं? कैसे करते हैं? और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उनको जो है कैसे शेप दी जाती है? कौन सी वैल्यूज़ हैं? कौन से सिद्धांत हैं? और अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो क्या हम बाद में उसमें अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे. वन रिसेंट इंस्टांस ऑफ डिज़ाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज़ दैट ऑफ साउथ अफ्रीका. अब जो हम एक रिसेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट इज़ ऑफ साउथ अफ्रीका. We begin this chapter by looking at what happened there. हम चैप्टर को स्टार्ट ही ऐसे करेंगे साउथ अफ्रीका से कि ऐसा वहाँ पर क्या हुआ था. हाउ द साउथ अफ्रीकन्स वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिज़ाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. साउथ अफ्रीका ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया अपनी कंट्री के लिए. देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. What its foundational means basic values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. कि ये कैसे एक गुड फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करवाता है सिटीजन्स की लाइफ के लिए और सरकार के लिए. सो सी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. एक सेइंग है यहाँ पर, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विल विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, बट इफ नीड्स बी, it is an ideal for which I am prepared to die. This quote is said by नेल्सन मंडेला. क्या बोला था उन्होंने कि उन्होंने जो वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी फाउट किया, स्ट्रगल किया, और उन्होंने ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी स्ट्रगल किया. और आई हैव चेरिश्ड, और उन्होंने एक आदर्श आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एक जो है आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक आदर्शवादी डेमोक्रेसी को एंजॉय भी किया. फ्री सोसाइटी भी देखी जहाँ पे सब लोग जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ बहुत ही आराम से मिलजुल कर रह रहे थे. इट इज़ एन आइडियल विच आई होप. वो कहते हैं कि ये वही आदर्श है, वही सिद्धांत है जिसके साथ वो जीना चाहते हैं, जिसको वो पाना चाहते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो उस सिद्धांत के लिए मर भी सकते हैं.
ये वर्डिंग्स थी नेल्सन मंडेला की. दिस इज द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला, जिनको कि बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. जो वाइट साउथ उस वक्त जो है साउथ अफ्रीका में जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश थे, उनका जो है रूल था. उनकी जैसे इंडिया में अंग्रेज़ों ने जो है रूल किया था, सेम वे वहाँ पर भी कॉलोनियल रूल था. तो वहाँ पर जो है वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उनको ट्रीजन होता है देशद्रोह के आरोप में उनको क्या किया, जेल में भेज दिया. और उनके साथ 7 और लीडर्स भी थे. दे वर ऑल्सो सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास. इन 1964 की बात है. तो इट कैन बी योर इंटरनल कि उनको कब जेल भेजा गया था. इट वॉज 1964 फॉर डेयरिंग. क्यों? बिकॉज ही अपोज द अपार्थाइड रिजाइम इन हिज कंट्री. क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड को अपोज किया था. अपार्थाइड क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू. इट इज़ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. उस वक्त जो है ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, दैट वॉज नोन एज अपार्थाइड. राइट. ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स, लगभग 28 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका की मोस्ट ड्रेडेड ड्रामनी प्रिजन रोबन आइलैंड में उन्होंने अपने 28 साल जो है वहाँ पे स्पेंड किए. सी, आपको ये साइन दिख रहा है, नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड. नेटिव्स मीन्स साउथ अफ्रीका के रहने वाले ब्लैक पीपल. इंडियंस जो यहाँ पर इंडियंस आए हुए थे. कलर्ड जो मिक्स रेस थी. ठीक है. इफ़ यू एंटर दीज प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग. आप लोग मिसिंग हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो आर्म्ड गार्ड्स हैं वो आपको शूट कर सकते हैं ऑन द साइट. सैवेज डॉग्स और जो भूखे डॉग्स हैं वो आपकी डेड बॉडीज़ को नोच डालेंगे. यू हैव बीन वॉर्न्ड, आपको चेतावनी दी जाती है. ये बोर्ड मालूम है कहाँ लगाया गया था? अभी मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ लगाया गया था. लेट्स स्टार्ट. आगे अभी स्टार्ट करते हैं, देन आई विल टेल. पहले ये देखिए, दिस इज साइन ऑन डरबन बीच. डरबन बीच पे लगाया हुआ साइन बोर्ड था, इंग्लिश में था. ठीक है. इन इंग्लिश, अफ्रीकन एंड जूलू 3 लैंग्वेजेस में था. इसमें ये लिखा हुआ था कि इन सिटीज़, इन इंग्लिश इट रीड्स सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाय लॉज. दिस बेथिंग एरिया, ये बीच था तो ये रिजर्व था वाइट पीपल के लिए. यहाँ पे कोई नेटिव यानी कि कोई ब्लैक, कोई कलर्ड और कोई इंडियन, कोई भी नहीं आ सकता था. ठीक है. नाउ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, आपको मैंने बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड. अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa. इन्होंने impose किया हुआ था साउथ अफ्रीका में. And during the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms. जब साउथ अफ्रीका में यूरोपियन कंपनीज़ ने यहाँ पर जो है आर्म्स एंड फोर्स के साथ यहाँ पर जो है अपना कंट्रोल कर लिया था. इन वे, जैसे कि इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया. हमको मालूम है हाउ दे ऑक्यूपाइड इंडिया, बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका. बहुत सारे वाइट पीपल जो हैं यहाँ पे सेटल्ड हो गए थे एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. राइट. एंड द सिस्टम अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. स्किन कलर के बेसिस पर उनको जो है लेबल किया गया था. जो नेटिव पीपल, जो वहाँ के बेसिकली रहने वाले लोग थे, वो ब्लैक थे कलर में, और पूरी पॉपुलेशन का 3/4 पार्ट जो सा था वो नेटिव पीपल का था. एंड दे वर कॉल्ड ब्लैक्स. बिसाइड्स, इसके साथ दीज 2 ग्रुप्स, देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेस, उनको कलर्ड कहा जाता था. और जो पीपल माइग्रेट होकर आए थे इंडिया से, दे वर कॉल्ड इंडियंस. सो द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर्स. ठीक है. एंड द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. और नॉन वाइट्स को वोटिंग करने का भी कोई राइट नहीं था. द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव. बहुत ऑप्रेसिव था, अत्याचारी था फॉर द ब्लैक्स. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज. उनको वाइट एरियाज में रहने का कोई अधिकार नहीं था. दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज. अगर वाइट एरियाज में वो तभी काम कर सकते थे ओनली इफ दे हैड अ परमिट. परमिशन होती थी तब. ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, so many places were there, but not for
black colored people. पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक. सब प्लेसेस ये वाइट एंड ब्लैक के लिए अलग अलग थे, सेपरेट थे. दिस वॉज कॉल्ड सिग्रेगेशन. सिग्रेगेशन होता है अलगाव, अलग अलग करना. वाइट लोगों के लिए हर चीज़, हर बिल्डिंग अलग थी और ब्लैक के लिए अलग. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज. जो ब्लैक थे, कलर्ड थे, मिक्स थे, उनको जो है इंडियंस थे, उनको चर्चेज में विजिट करने का कोई राइट नहीं था. वेयर द वाइट्स वर्शिप, जहाँ पर कि वाइट लोग वर्शिप करते थे. एंड ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. और उन्हें वो लोग एसोसिएशंस भी नहीं बना सकते थे, इसको प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे. सो सिंस 1950 में क्या हुआ, द ब्लैक्स, कलर्स एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम. इन्होंने डिसाइड किया टू फाइट against this system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This can be your internal. Name the organization that led struggle against the policies of segregation, that is African National Congress. राइट. दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस. इसमें बहुत सारे वर्कर्स यूनियंस थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी और बहुत सारे सेंसिटिव वाइट पीपल भी थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, इस अपार्थाइड को अपोज करने के लिए. राइट. एंड प्लेड अ लीडिंग रोल, और एक लीडिंग रोल प्ले किया था इस स्ट्रगल में. सेवरल कंट्रीज डी अनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट. बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको जो है अनजस्ट करार कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था. But the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. कि वाइट जो रूलर्स थे उन्होंने टॉर्चर किया, डिटेन किया जो ब्लैक और कलर्ड पीपल थे, और कई लोगों को मार भी डाला. टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized, गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया, जैसे ये इनका स्ट्रगल बढ़ता चला गया, प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया, ना गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया कि अब जो है वो ज़्यादा समय तक ब्लैक्स को अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन नहीं रख सकते हैं. तो द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज़. ना उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना शुरू किया. डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रेपेल्ड. जो डिस्क्रिमिनेशन के लॉज थे वो वापस ले लिए गए. बैन ऑन पोलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड. जो बैन लगा रखा था कि कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी, जो मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस था, नाउ ये सब रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए. एंड आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन. ठीक है, वो भी बाहर आ गए जेल से. फाइनली एट मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. This can be your internal. Okay. When the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, that is 26 April 1994, right? The apartheid government came to an end. अब apartheid government का जो है अंत आ चुका था. अब जो है मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि सभी लोग थे उस गवर्नमेंट का हिस्सा, वो रास्ता बन चुका था. Now how did this come about? कैसे हुआ ये सब चेंज? Let us hear मंडेला. मंडेला ने इसके बारे में कुछ बोला है. Let us hear the first president of this new South Africa. Who was the first president of new South Africa? Answer is Nelson Mandela. उन्होंने बोला कि historical enemies कौन थे ये? White and black. Succeeded in negotiating. Successful हुए बातचीत करने में. A peaceful ट्रांसफॉर्म हो गया अपार्थाइड से. अब क्या है, डेमोक्रेसी बन गई वहाँ पर. एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट. उन्होंने बोला क्योंकि हम लोग तैयार थे एक्सेप्ट करने के लिए हम कि दूसरों के अंदर भी कुछ अच्छाई होती है, कुछ कैपेसिटी होती है अच्छाई की. तो उन्होंने बोला कि माई विश इज़ डैट, मेरी इच्छा है कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो अच्छाई में विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे. एंड दैट दे चेरिश दैट फेथ, और उस फेथ को बनाए रखेंगे कि इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में उस फेथ को बनाए रखेंगे कि इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द आर डेमोक्रेसी. और ये दूसरों में विश्वास करना ही डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत कह के चलो सिद्धांत है. आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक बन गया, ब्लैक लीडर्स ने अपील किया अपने फेलो ब्लैक पीपल से. क्या कि टू फॉरगिव द वाइट्स, गोरों को माफ़ कर दो.
फॉर द एट्रोसिटीज, उनके अत्याचारों के लिए जो उन्होंने हमारे साथ तब किए जब वो पावर में थे. दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मेन एंड वीमेन. चलो आओ एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करते हैं जो इक्वलिटी बेस्ड हो और सभी रेसेस उसमें शामिल हों, चाहे वो औरत हैं, चाहे मैन है, चाहे ब्लैक है, चाहे वाइट है, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. वो साउथ अफ्रीका जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड हो, सोशल जस्टिस के ऊपर बेस्ड हो, ह्यूमन राइट्स की जहाँ पर रिस्पेक्ट हो. द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन आर ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेट द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर. दोनों पार्टीज जो कि स्ट्रगल किया जिन्होंने फ्रीडम के लिए और जो सी ऑप्रेसिव पार्टी थी, दोनों इकट्ठी बैठी और दोनों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया. और कितना टाइम लगा? 2 years. आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड. आज तक जब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इससे फाइन कॉन्स्टिट्यूशन आज तक संसार में किसी के पास नहीं था. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. जो इसने अपने सिटीजन्स को राइट्स दिए वो अभी तक सभी किसी कंट्री में इतने एक्सटेंसिव राइट्स कहीं नहीं मिले. टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर अ सोल्यूशन, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सोल्यूशन के लिए किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, किसी को मीटिंग से बाहर नहीं निकाला जाएगा. नो शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, और किसी से भी दुष्टता का व्यवहार नहीं किया जाएगा. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. चाहे उन्होंने पास्ट में कुछ भी किया हो, लेकिन वो सब लोग सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे. द प्रियम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इसकी स्पिरिट को, संविधान की स्पिरिट को सम्स अप किया, उसको समराइज किया. देन The South African Constitution inspires democrats all over the world. सभी पूरे संसार में जितने भी डेमोक्रेसी को चाहने वाले लोग थे उनको इंस्पायर किया. A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one. जिस स्टेट को 1994 तक अनडेमोक्रेटिक कहा जाता था is now seen as a model of democracy. What make this change possible? ये चेंज कैसे आया? It was the determination of the people of South Africa to work together. ये साउथ अफ्रीका के लोगों का डिटर्मिनेशन था, निश्चय था, दृढ़ निश्चय था कि वो साथ में काम करेंगे. क्यों? किस लिए? टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ रेनबो नेशन. बिटर एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके किस में उन्होंने बाइंड किया? एक रंगीन नेशन के रूप में, एक उभरते हुए इंद्रधनुष की तरह. स्पीकिंग ऑफ ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मंडेला ने अपने क्या कहा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलते हुए? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, वो इसके पास्ट की बात भी करता है, फ्यूचर की बात भी करता है. ऑन द वन हैंड इट इज़ द सोलम पैक्ट, एक पवित्र समझौता है, इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू वन अनदर that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. कि हम लोग अपने रेसिस्ट, ब्रूटल और रिप्रेसिव पास्ट को दोबारा से कभी भी रिपीट नहीं करेंगे. बट इट इज़ मोर देन दैट, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उससे कहीं ज़्यादा है. इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर, ये एक घोषणा पत्र है, डेक्लेरेशन फॉर्म है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री. हमारे कंट्री की ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ था? इनटू वन which is truly shared by all its people. एक ऐसी कंट्री जिसको सब लोग शेयर करते हैं. A country which is in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and women. एक ऐसी कंट्री जो हम सब की हो, ब्लैक और वाइट, वीमेन और मैन दोनों की. So this was the chapter for today. We will continue tomorrow, right? I think आपको अच्छे से समझ में आया होगा. If there is any query, you can call me. Goodbye.